हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था 3.1 के बारे में, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और फिर हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट एंड पिक्टोरियल व्यू था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर नंबर 3 को। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक रहेगा कि आखिर हमारे पास मकसद क्या है, असूल क्या हैं। ठीक है, मींस पहले हमने ये डिस्कस करना है कि हमारा मकसद क्या है इनको क्लासिफाई करने का। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इस तरह से होंगे इसके अंदर, और कुछ हमें इसके अंदर असूल बताए जाएंगे कि हम इनको किन असूलों के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी। सो हमारे पास क्या है कि अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब हमारा मकसद एक तो ये है क्योंकि हमारे पास क्या है, अर्थ के ऊपर क्या है, वैरायटी ऑफ लाइफ मौजूद है। ठीक है, आपने देखा होगा इंसेक्ट्स मौजूद हैं, फिर इंसेक्ट्स में इतनी सारी वैरायटी है, बटरफ्लाइज हैं। ठीक है कि और भी बहुत सारे आपको छोटे से छोटा, जैसे चूंटी मिलेगी, मक्खी मिलेगी। फिर आपको एनिमल्स में देखिए, बड़ा से बड़ा आपको एलिफेंट मिलेगा, कैमल मिलेगा, जिराफ मिलेगा, डायनासोर जो कि अब एक्सटेंड हो गए। ठीक है जी। फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर इतनी वैरायटी आपको मिलेगी, इतनी सारी आपको जानवरों के अंदर भी वैरायटी मिल रही है। कैट हो गया, डॉग हो गया। इसी तरह से बर्ड्स के अंदर वैरायटी, ट्रीज़ के अंदर वैरायटी। तो ये सब क्या है, ये सारी लाइफ है। तो ये सारी वैरायटी है लाइफ की अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट है, ह्यूज अमाउंट के अंदर है, तो इसलिए इनको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये मकसद है हमारा, क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो दे आर करंटली अराउंड, अब ये कितने, अगर करंटली इनकी देखा जाए, इनका अमाउंट देखा जाए, तो ये हैं कितने, तो दीज आर अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज़ दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम्स। तो हमने 1.5 मिलियन स्पीशीज़ के अंदर कितनी सारी पॉपुलेशन, सॉरी स्पीशीज़ के अंदर कितनी सारी एक ही कैटेगरी की जो कि इंटरब्रीड हो रहे होंगे, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे एक ही कैटेगरी के। तो फिर ये 1.5 मिलियन स्पीशीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइफ ये हो सकती है। तो ये अभी तक सिर्फ डिस्कवर हुई है और इनके साइंटिफिक नेम्स रखे गए हैं, और इस इन फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट किया गया है कि और भी इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है, क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, सो टू स्टडी सच ए डाइवर्स स्पेक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इनको ग्रुप्स के अंदर, फिर सब ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, इनको डिवाइड करने के लिए एक स्कीम बनाई, ग्रुपिंग करने की स्कीम बनाई। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके असूल क्या थे। सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में के अंदर भी बताया था, सिमिलर एंड डिसिमिलर फंक्शंस की बेस पर, या फिर प्रॉपर्टीज़ की, या फिर करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हमने क्लासिफाई करना होगा ऑर्गेनिजम्स को। तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके अंदर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या फिर फंक्शंस होंगे, हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। सो इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलॉगस सिमिलर स्ट्रक्चर, वी हैव functions analogous different in structure and have same functions as shown। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपका बैकग्राउंड बनाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ आए। हमारे पास दो तरह के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ होमोलोगस का क्या मतलब होता है। ये जो वर्ड होमो है ना, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, और उसके बाद जो होता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इसमें जो सेम बात हो रही है, ठीक है, वो एक्चुअली बात हो रही है स्ट्रक्चर की। होमो का मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चर, आप ऐसे समझें। ठीक है, इस तरह से जो एनालॉगस होता है एक वर्ड, ठीक है, इसी तरह से एनालॉगस जो वर्ड होता है, इसका मतलब होगा कि इनके अंदर जो सेम होगा वो फंक्शन होगा। जैसे एनाटॉमी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इनके अंदर क्या था, एनाटॉमी के अंदर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर डिफरेंट जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फंक्शन इनका सेम होगा। ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एंड होमोलॉगस
जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो स्ट्रक्चर्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। एनालॉगस वो स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास जिनकी मतलब इसके अंदर वो हमारे पास स्पीशीज लाई करेंगी, वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनका फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। होमोलोगस के अंदर वो आएंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ी सी बातें अपने माइंड के अंदर रखनी है ये दो टर्म्स को। तो हमने कहा मॉर्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसकी बेस पर हमने क्या किया है, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया है। होमोलोगस में हमने वो ऑर्गेनिज्म रखे हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। इसी तरह से एनालॉगस के अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा, जैसे कि आपको फिगर नंबर 3.A एंड बी में आपको दिखाया गया है, जो कि ये है। अब देखें, ये हमारे पास एनालॉगस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ये देखें, ये क्या है, बटरफ्लाई है, इसके पास क्या है, विंग्स हैं। ये हमारे पास बैट चमगादड़ है, ये उसके हमारे पास क्या है, विंग्स हैं। क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सेम है। क्या काम करते हैं, दोनों उड़ने में हेल्प करते हैं। तो फंक्शन सेम है इनका लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए ये कैसे स्ट्रक्चर है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है, जिसमें फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एलिगेटर है। एलिगेटर क्या होती है? छिपकली देखी है आप लोगों ने, बहुत दफ़ा देखी होगी। बैट देखा होगा आप लोगों ने, चमगादड़, ह्यूमन बींग की आर्म देखी होगी आपने। तो और ये जो है वो फर्स्ट वन वेल होता है ना, वेल, ये उसकी है। इसको ऊपर वाली डायग्राम में समझना है तो आप ये नीचे वाली डायग्राम से देखें। ये ह्यूमन की आर्म है फर्स्ट वाली, ये जो सेकंड वाली है ये एक कैट की जो है वो हमारे पास क्या है, आर्म है। ये थर्ड वाली वेल की है और ये फोर्थ वाली बैट की है। इसके लिए हम जैसे ह्यूमन में आर्म का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बाकियों में आर्म का वर्ड यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनका फंक्शन डिफरेंस है। जैसे ह्यूमंस जो है वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उठाने के लिए अपनी आर्म का यूज़ करते हैं। कैट वगैरह क्या करते हैं, एज अ पैरों की तरह ही अपनी जो है वो आगे वाली दोनों जो होती हैं उनका यूज़ भी ऐसे ही करते हैं जैसे पीछे वाली लिम्स का करते हैं। वेल अपना दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। बैट जो होता है वो देखें, जो अपना उसका जो विंग होता है उसका किस लिए यूज़ करता है, उड़ने के लिए करता है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखें, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। आप लोगों ने बोन्स पढ़ी नहीं है इसलिए आपको थोड़ी सी इसके अंदर हो सकता है प्रॉब्लम हो, सिर्फ समझने की हद तक याद रखिएगा, बाकी ये आपका आएगा नहीं, आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये जो इसकी बोन है ना, इसे हम कहते हैं फोर आर्म, ठीक है, सॉरी आर्म, ठीक है। इसी तरह से इसके पास भी आर्म के अंदर एक बोन है, इसके पास भी आर्म के अंदर एक बोन है, इसके पास भी आर्म के अंदर एक बोन है, इसके पास भी आर्म के अंदर एक ही बोन है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, येलो बोन से पीछे पीछे तक का हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है, ये कहलाता है फोर आर्म वाला हिस्सा ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। बाकी सारी मैं कैटेगरीज के नाम नहीं ले रही और एग्जैक्टली मुझे मालूम भी नहीं है, बिकॉज मैंने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बट मैंने ये नहीं पढ़ा, सो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इनके लिए एग्जैक्टली कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो ये ऑरेंज और वाइट वाली बोन आपको दोनों की सब चारों के अंदर कॉमन दिख रही होंगी और दो ही दिख रही होंगी। उसके बाद आपको येलो वाली बोन्स दिख रही होंगी, ठीक है। इनको हम मेडिकल फिजियोलॉजी के अंदर या एनाटॉमी के अंदर हम कार्पल्स कहते हैं, जो कि आपकी व्रिस्ट बोन होती हैं, जो कि आपकी व्रिस्ट बनाती हैं, कलाई बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है और ये इसके अंदर भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स हैं, मतलब आपके हाथ को बनाने वाली और आपकी फिंगर्स को बनाने वाली बोन्स हैं, ठीक है। हाथ को बनाने वाली और फिंगर्स को बनाने वाली बोन्स हैं, तो ये भी सबके अंदर क्या है, कॉमन है। इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि अंदर से इनका स्ट्रक्चर सेम ही बना हुआ है लेकिन ये काम डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं। कोई इससे चलने का काम कर रहा है, कोई इससे चीज़ें उठाने का, ग्रेस्प करने का काम कर रहा है, पकड़ने का काम कर रहा है, कोई इससे जो है वो उड़ने का काम कर रहा है, कोई इससे तैरने का काम कर रहा है, कोई जैसे लिजर्ड या फिर लिजर्ड, एलिगेटर, सॉरी लिजर्ड नहीं होता, एलिगेटर वो होता है जो पानी में रहता है ना, आई थिंक मगरमच्छ टाइप इसको कुछ कहते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने इसके लिए कुछ गलत टर्म आई थिंक
प्रीवियसली मैंने यूज़ कर लिया था, मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है जी, सो इसको हमने क्लैरिफाई कर दिया कि इनका अंदर से स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, हमने इनको कहा है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। इससे पहले जो हमने देखे थे, इनका स्ट्रक्चर जो था वो डिफरेंट था लेकिन फंक्शन सेम था। इनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि आप कहें कि सिर्फ इसकी शक्ल इससे मिलती है, जो आपको एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं उनकी बेस पे क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास साइटोलॉजी होता है एंड जेनेटिक्स होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ सेलुलर स्टडी, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन एंड द डेवलपमेंटल पैटर्न। ठीक है, तो हम सेलुलर स्टडी कैसे करते हैं कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम सेल को डीप में जाके स्टडी करते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स और मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों स्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हेल्प से हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी जो सेल होता है, उसके पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी हमारे पास होती है, सेल की स्टडी है तो उसकी हम ग्रॉस स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक ज़्यादा स्टडी होती है, माइक्रोस्कोपिक बहुत कम होती है। और फिर जेनेटिक, इस जेनेटिक्स के अंदर हम उसकी जीन, उसका डीएनए निकाल के, क्योंकि डीएनए हमारे पास क्या होता है, बहुत डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेसिस और पेंटोज शुगर का बना हुआ हमारे पास होता है। ये टर्म्स आप लोग याद मत रखिएगा क्योंकि आपके फ़िलहाल काम की नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ आप लोगों को कि ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए कहा जाता है, ये जीन से बना हुआ होता है। और जीन का काम होता है कि वो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे होते हैं, उसको क्या कर रहे होते हैं, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जैसे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के पास कहाँ से है, उनके पेरेंट्स से है, हमारे अंदर कहाँ से है, हमारे पेरेंट्स से है। इसी तरह से कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और जेनेटिक्स के अंदर क्या आती हैं, जीन्स आती हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं। और जीन क्या होता है, एक सेक्शन होता है सिंपली डीएनए का। सो बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से भी क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। इज ऑल्सो इम्प्लाइड इन विच केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड चैप्टर के अंदर, आई थिंक या फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था, फर्स्ट या सेकंड के अंदर ही अभी, कि जो सेल जो होता है वो केमिकल फाउंडेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेल बायो फर्स्ट चैप्टर के अंदर सॉरी किया था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जो सेल जो होता है हमारे पास वो केमिकल फाउंडेशन पर बेस्ड होता है। तो उसकी हेल्प से स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या आता है। और उसकी हेल्प से भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, सिमिलर हैं, उनको एक जगह रखना, जो डिफरेंट है उनको अलग जगह पे रखना। ठीक है, इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड और नॉन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैग्सा। तो अब हम जिन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैग्सा। सिंगुलर अगर वर्ड होगा तो इसके लिए टैक्सोन, प्लूरल होंगे बहुत सारे होंगे तो टैग्सा। टैग्सास को अब अरेंज कैसे किया है, असेंडिंग ऑर्डर में किया है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, एंड फ्रॉम अ लेडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। लेडर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लेडर सीढ़ियों के लिए वर्ड यूज़ होता है। सो एक हायरार्की मतलब एक चेन तैयार कर देना। टेक्सोनोमिक्स, ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। किंगडम जो होता है वो सबसे हाईएस्ट टेक्सोन होता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, फिर हमने ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैग्सा इन द फॉलोइंग वेज। तो ये हमने कहा था कि सबसे जो हाईएस्ट हमारे पास टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है वो किंगडम है, सबसे लोवेस्ट जो है वो स्पीशीज़ है। ये बेसिक जैसे सेल होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म एक बन रहा होता है, उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास स्पीशी होता है। इसी तरह से जब स्पीशीज़ के अंदर क्या होते हैं, जेनराज आते हैं, जेनराज के अंदर फैमिलीज आती हैं। मतलब हम अगर इसको इस तरह से अगर स्टडी करें
तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है बड़ा वो किंगडम है। किंगडम के अंदर क्या होंगे, ये किंगडम्स 5 होंगे, फिर इसके बाद उसके अंदर फाइलम्स होंगे, 11 आई थिंक फाइलम्स होते हैं, फिर क्लासेस होती हैं, उनको उन फाइलम्स को क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, फिर उनको ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया जाता है, फिर फैमिली के अंदर, फिर जीनस के अंदर, फिर स्पीशीज़ के अंदर। स्पीशी क्या हो जाती है, हमारे पास सबसे लोवेस्ट क्लासिफिकेशन हो जाती है, सबसे छोटी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको अगर इसकी ट्रिक चाहिए तो आप लोगों ने मुझे बताना होगा कि आपने मेरी वीडियो देखी, आपको पसंद आई और आपको इसकी ट्रिक चाहिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की ट्रिक अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू नो द वन हु स्टडीज टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिस्ट। क्या आपको पता है कि वो लोग जो टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ी भी थी टैक्सोनॉमी हमारे पास ब्रांचेस के अंदर, हमने कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो जो लोग ये काम करते हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। सो टीचर विल गिव द डेफिनेशन ऑफ दीज यूनिट इन ब्रीफ। आपका जो टीचर होगा, जैसा कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको इन यूनिट्स की, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ की आपको डेफिनेशन बताएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, पहले जितना लिखा हुआ है उतना कवर कर लेते हैं, देन हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। डेफिनेशन की हद तक इन्होंने बोला है, मैं थोड़ा आपको इससे भी ज़्यादा बता दूंगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ अ स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज, इसके अंदर हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। सिमिलरिटीज एज ए स्पीशीज, मतलब उन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होगी, सिमिलरिटीज शेयर कर रहे होंगे, उनको हमने स्पीशीज के अंदर रख दिया। स्पीशीज बहुत सारी हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हमारे पास क्या है, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का यूनिट है। सो दस ऑल द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करती हैं और क्या करती हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं। फर्टाइल ऑफ मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनके अंदर होता है। अब व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, ये आपके फ़िलहाल काम का टॉपिक नहीं है, उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड होती हैं उनको मिलाकर जेनरा बनता है। इसी तरह से जो जेनरास क्लोजली रिलेटेड होते हैं, सिमिलर करेक्टर्स शो करते हैं, उनको फैमिलीज़ में डिवाइड किया जाता है। फिर इसी तरह से फैमिलीज़ को ऑर्डर में, ऑर्डर को क्लासेस में, क्लासेस को फाइलम में, फाइला के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है डिवीजन। फाइला मतलब एक, फाइलम, फाइला मतलब सॉरी ज़्यादा, और फाइलम मतलब एक। ठीक है, एंड फाइला और डिवीजन को किंगडम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक अगर बंदा है, उसका किंगडम जैसे कौन सा है, एनिमेलिया है, और वो जैसे हमारे पास टैक्सा क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे हमारे पास ह्यूमन की है और ये पी प्लांट की है। ठीक है, मटर के पौधे की है। तो हमारे पास क्या है, किंगडम कौन से ये बिलोंग करता है, फाइलम कौन से बिलोंग करता है। तो जो ह्यूमन होता है वो उसका जो किंगडम होता है वो एनिमेलिया होता है। फाइलम जो होता है वो कॉर्डेटा होता है। इसी तरह से क्लास मैमेलिया होता है, ऑर्डर प्राइमेट्स होता है, फैमिली जो होती है वो होती है मोनिनिडाe, और जीनस जो होता है वो होमो होता है, स्पीशीज़ जो होता है वो सेपियंस होता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से ये प्लांटी का भी है। अब ये आपको याद रखना नहीं है, आपको इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है आपके लिए कि हमारे पास जो स्पीशी होती है और जो जीनस होता है, ठीक है, वो दोनों मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बना रहे होते हैं। जैसे हमने फ्रॉग का पढ़ा था, राना टिग्रीना, इसी तरह से मैंने आपको तभी बताया था ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस। इसी तरह से जो जीनस होता है वो साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड बनता है, जैसे होमो, जैसे पिस्सम। ठीक है, पी के अंदर। और स्पीशीज़ जो होता है वो हमारे पास साइंटिफिक नेम का दूसरा वर्ड बनता है, जैसे सेपियंस एंड सेटिवम। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने याद रखा है। और आपने याद रखना है, स्पीशीज़ से लोवेस्ट हमारी क्लासिफिकेशन है, हाईएस्ट जो है वो किंगडम है। स्पीशीज़ के अंदर वो लोग आते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें, एक ही स्पीशीज़ के लोग जो कि जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब इंटरब्रीड का मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स वाले वो हैं, जैसे ह्यूमन हमेशा ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, कैट कैट के साथ ही करेगी, डॉग डॉग के साथ ही करेगा, काऊ जो है वो काऊ के साथ ही करेगी। मतलब मेल फीमेल का डिफरेंस रहेगा, बट उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सेम ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप
कैट को डॉग के साथ करवा दें इंटरब्रीड, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ बनती है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि और भी सिमिलरली होंगी, जिनके अंदर और भी कैरेक्टर सेम होंगे, उनको हम रखेंगे जीनस के अंदर। फिर और जिनके कैरेक्टर सेम होंगे उनको फैमिलीज़ के अंदर। फिर जो और क्लोजली रिलेटेड होंगे उनको ऑर्डर के अंदर। फिर इसी तरह से क्लास, इसी तरह से फाइलम, इसी तरह से किंगडम। फिर किंगडम हमारे पास फाइनली 5 बचते हैं। देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्पीशीज़ की हमारे पास 1.5 मिलियन वैरायटी थी और इसी तरह से किंगडम 5 बन रहे हैं। तो कितना क्लोजली रिलेटेड रख के हमने क्या किया, इनको क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है जी। ये इसका मेन मकसद था क्लासिफिकेशन का, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजीली। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। हमने कहा था क्लासिफाई करना, उनको नेमिंग देना, जैसे यहाँ नेमिंग का भी जिक्र है, होमो सेपियंस एंड पिसम सेटिवम। तो ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है साइंस की। तो हम इसको क्लासीफाई करना, क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, मकसद हमारा ये है क्योंकि हम ईजीली स्टडी कर सकें ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और ये जो टेक्सोनॉमी वर्ड है, ये 2 वर्ड से निकल के बना है, मतलब ग्रुप और नेमिंग, मतलब ग्रुप्स बनाकर उनकी नेमिंग करना ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। अब द मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच आर टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। इसको क्लासीफाई करने से हमें पता चल गया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स सिमिलर हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं, ठीक है, ताकि हम उनको क्या कर सकें, इजीली स्टडी कर सकें। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में से ड्राइव हुआ है, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना बंदर वाला, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती रहती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, तो ये आपको एवोल्यूशन से ही पता चलता है। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें कैसे पता चल रहा है, जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक हमारे पास क्या थी, क्लासिफिकेशन थी, टेक्सोनोमिक हिरार्की थी, डेफिनेशंस आपने इसकी कोई डिटेल में नहीं लिखनी है, बस आपने यही लिखना है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशी है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, क्लोजली रिलेटेड जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर क्लासेस बनाती हैं, और इसी तरह से क्लोजली रिलेटेड क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं। फिर क्लोजली रिलेटेड फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं। 5 किंगडम्स होते हैं और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। मकसद हमारा ये है इनको क्लासीफाई करने का, ताकि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बेस पर हम इनको ईजीली स्टडी कर सकें और इनके जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 जैसे कि एग्जाम्पल्स भी हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल में, आप स्पीशी के एग्जाम्पल में सेपियन लिख सकते हैं और सेटिवम लिख सकते हैं। और इसी तरह से किंगडम में भी आप एनिमेलिया एंड प्लांटी लिख सकते हैं, और फिर ब्रैकेट में आप इनका क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, साइंटिफिक नेम होमो सेपियन एंड पायसम सेटिवम, पी प्लांट को बोलते हैं, ठीक है जी। बाद में आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर डिस्कस करेंगे कि पी प्लांट के अंदर जैसे पिसम सेटिवम हम कह रहे हैं, उसको मेंडल ने किस तरह से उसके ऊपर स्टडी की थी, तो वो हम जेनेटिक्स के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये बाकी चार्ट याद करना आपके काम का नहीं है, बस जितना पढ़ाया है आपने अभी क्या करना है, इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेना है, इस वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एक भी चीज़ काम की सीखी हो तो इसको लाइक कर देना है। कुछ भी समझ ना आया हो बुक करने के बाद या अभी ही, तो क्वेश्चन कर लें आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। लाइबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।